हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने अभी तक पीछे जो भी आपको पढ़ाया है सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं और सभी टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गए हैं। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको सभी प्रीवियस वीडियोस के प्लेलिस्ट, टॉपिक्स के पूरे प्लेलिस्ट और वीडियो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक यूनिट 1 का, दैट इज लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कुछ की पॉइंट्स, कुछ टर्म्स हैं जो हमें लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस पढ़ने के पहले जानना ज़रूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, एनी ऑर्डर्ड एन टपल ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एन एन वेक्टर। अगर मेरे पास कोई भी ऑर्डर्ड एन टपल है नंबर्स का, उसको हम एक एन वेक्टर बोलते हैं। अब एन टपल का क्या मतलब है? टपल इज ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, द वैल्यूज कैन बी रिपीटेड। टपल क्या है? एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है जिसके अंदर वैल्यूज आती हैं और वो वैल्यूज रिपीटेड भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 2 4 6 कुछ भी हो सकता है। एन टपल यानी कि उसके अंदर एन एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। बाय ऑर्डर्ड एन टपल we mean a set of n numbers in which the place of each number is fixed। यानी कि n टपल का मतलब हो गया एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस जिसके अंदर n वैल्यूज होंगी, हर किसी की अपनी एक जगह होगी और उन सभी की जो वैल्यू है वो आपकी रिपीट हो सकती है। अब एग्जाम्पल से देखो, इफ x1 x2 x3 अप टू xn बी एनी n नंबर्स, x1 से लेके xn तक मैंने लेट कर लिया कोई n नंबर्स है, देन दी ऑर्डर्ड n टपल। ऑर्डर्ड n टपल क्या होगा? मैं इस तरीके से ओपन ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगी x1 x2 अप टू xn, इसको हम बोलेंगे n वेक्टर। ये जो बन के आया है ना, इसको बोला जाएगा n वेक्टर। और n क्या होगा मेरा? इसके अंदर जो भी मेरे एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम n बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 0 2 -1 ऑर्डर्ड सीक्वेंस हो गया, तो ये n टपल हो गया यानी कि 4 टपल हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? n वेक्टर बोलते हैं। 1 0 2 -1 कितने एलिमेंट्स है? 4, तो ये हो गया 4 वेक्टर। ऐसे ही 2 7 5 -3 4 एलिमेंट्स है ना, तो इसको हम 4 वेक्टर बोलेंगे। ठीक है। अब देखो, द n नंबर्स x1 x2 x3 x4 अप टू xn आर कॉल्ड कॉम्पोनेंट्स ऑफ n वेक्टर। यानी कि जो मैंने n वेक्टर अभी पढ़ा उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं ना, उसको हम कॉम्पोनेंट्स बोलते हैं n वेक्टर के। ये जो है ना x1 x2 x3 x4 जो ये अंदर यहाँ आ रहे हैं, इनको हम वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स बोलते हैं। अब वेक्टर में भी रिटन एज अ रो और कॉलम वेक्टर। वेक्टर को रो वेक्टर में भी लिख सकते हैं और कॉलम वेक्टर में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, अगर मेरा A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n, देन ईच रो ऑफ A विल बी, A की हर एक रो को हम बोलेंगे n वेक्टर और हर एक कॉलम को हम बोलेंगे m वेक्टर। अ वेक्टर हुज कंपोनेंट्स आर ऑल जीरो इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। कंपोनेंट्स यानी कि वेक्टर के अंदर के एलिमेंट्स। अगर किसी वेक्टर के अंदर सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो उनको हम बोलेंगे जीरो वेक्टर। वो कुछ इसी तरीके से लिखा जाएगा, सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? 0 0 0 0। नेक्स्ट देखो, लेट x इज इक्वल टू x1 x2 अप टू xn, y इज इक्वल टू y1 y2 अप टू yn। ये दो वेक्टर्स हो गए xn और yn, है ना? इसमें n कॉम्पोनेंट्स हैं, इसमें भी n कॉम्पोनेंट्स हैं। देन x इज इक्वल टू y। अगर मुझे चाहिए कि मेरा x इज इक्वल टू y हो, तो ये सिर्फ कब पॉसिबल है? अगर हर एक कोरस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट इक्वल हो, यानी कि x1 इज इक्वल टू y1 हो, x2 इज इक्वल टू y2 हो, x3 इज इक्वल टू y3 हो। सिर्फ उसी केस में मेरा x वेक्टर y वेक्टर के इक्वल होगा। इफ xi इज इक्वल टू yi फॉर i इज इक्वल टू 1 2 अप टू n। अगर मुझे करना है x प्लस y, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स को ऐड करके वेक्टर बनाएंगे, यानी x1 प्लस y1, x2 प्लस y2 अप टू xn प्लस yn। अगर मेरा k कोई भी एक स्केलर है तो हम
kx अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, हर एक कंपोनेंट में इस k स्केलर का मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। देखो ये सब इसलिए बता रहे हैं, ये अभी जब हम लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस आगे निकालेंगे ना तो उसमें काम आएगा, उसमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। देखो n वेक्टर्स मैंने लेट कर लिए, e1 1 0 0 1, e2 0 1 0 0, en 0 0 0 अप टू 1। इनको हम फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। E1 का मतलब है फर्स्ट कंपोनेंट 1 होगा, बाकी सब 0। E2 का मतलब है सेकंड कंपोनेंट 1 होगा। E3 का मतलब है थर्ड कंपोनेंट 1। En का मतलब है nth कंपोनेंट 1, बाकी सब 0। तो इनको हम फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं या फिर एलिमेंट्री वेक्टर्स बोलते हैं। अब हम आते हैं लीनियर डिपेंडेंस पर। देखो जरा, लीनियर डिपेंडेंस, a set of Rn vectors x1 x2 xr। अच्छा, अब इस चीज को ध्यान से समझो, कहने को बहुत इजी है लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। हमने अभी पढ़ा था n वेक्टर्स हैं भाई, 4 वेक्टर 4 वेक्टर 4 वेक्टर, अभी पीछे एग्जाम्पल पढ़े थे, उस तरीके के मेरे पास r वेक्टर्स हैं, ठीक है। इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट r स्केलर्स numbers k1 k2 up to kr, not all 0 such that k1 x1 plus k2 x2 plus k3 x3 kr xr is equal to 0। अभी स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसको एग्जाम्पल से समझो। देखो क्या कह रहा है, मुझे चाहिए सेट ऑफ आर एन वेक्टर्स। एन वेक्टर्स का मतलब क्या है कि वेक्टर के अंदर कितने कंपोनेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 वेक्टर्स ले लिए, ठीक है। x1 मेरा हो गया 0 2 -1, x2 मेरा हो गया 0 2 -1, x3 मेरा हो गया 1 -1 0, ठीक है। ये एक 3 वेक्टर है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। ये भी एक 3 वेक्टर है, ये भी एक 3 वेक्टर है। ऐसे n कितने वेक्टर्स हो गए, 1 2 और 3, इस तरीके के 3 वेक्टर हो गए। तो r की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 3। अब r वेक्टर हैं तो r ही स्केलर्स होंगे, k1 k2 kr। एक इसके लिए होगा, एक इसके लिए होगा, एक इसके लिए होगा। ये जो वेक्टर्स आए और ये जो स्केलर्स आए, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 अप टू kr xr, सच दैट ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे जो स्केलर हैं वो 0 हैं। बिना 0 हुए भी स्केलर की ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कैसे, देखो जरा, k1 की वैल्यू रखी 1, x1 की वैल्यू रखी, k2 x2 k3 x3 सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब बताया था अगर स्केलर का मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक कंपोनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर एडिशन करोगे तो एलिमेंट वाइज ऐड कर दोगे। तो यहाँ मैंने इस 1 का तीनों में मल्टीप्लाई किया, यहाँ -1 का तीनों में किया, यहाँ 0 का तीनों में किया, फिर 0 + 0 + 0, 2 - 2 + 0, -1 + 1 0, क्या मिल गया मुझे, 0 मिल गया। क्या मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, बिल्कुल हो गई। और मेरे सारे के सारे के 0 भी नहीं है। इट मीन्स ये तीनों के तीनों वेक्टर्स आपस में कैसे हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए। बाय डेफिनेशन मुझे आर एन वेक्टर्स चाहिए, एन वेक्टर्स यानी कि एलिमेंट्स उनके अंदर इतने इतने हों, आर यानी कि 1 2 3, एक से ज्यादा वेक्टर्स हों। जितने वेक्टर होंगे उतने ही मेरे स्केलर होंगे। ये सारे स्केलर मेरे 0 नहीं होने चाहिए, फिर भी मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स ये मेरे लीनियरली डिपेंडेंट है। अब देखो, जब लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में पढ़ोगे ना तो ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। इंडिपेंडेंट में मुझे क्या चाहिए, अ सेट ऑफ आर एन वेक्टर्स x1 x2 up to xr is said to be linearly independent if every relation of the type this implies सारे स्केलर्स इसमें 0 होने चाहिए। अब सारे स्केलर्स अगर 0 हो गए तो ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी ना। ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये हमेशा 0 ही आएगा। तो इंडिपेंडेंट क्या है कि अगर मेरे पास सेट ऑफ आर एन वेक्टर्स है, ठीक है, और आर ही स्केलर्स हैं, सारे स्केलर्स 0 हैं, तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर मेरे पास सेट ऑफ आर एन वेक्टर्स हैं, सारे के सारे जो स्केलर्स हैं वो नॉन जीरो हैं, कुछ 0 हैं कुछ नॉन जीरो हैं, सारे के सारे 0 नहीं है, तब मेरे जो वेक्टर्स हैं वो मेरे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ये जो हमारे डेफिनेशन वाली
बाय डेफिनेशन जो हमने पढ़ा है ये प्रॉपर्टीज़ में काम आएगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करने हैं, और ये जो इक्वेशन है k1x1 k2 x2 अप टू kr xr, इसको याद रखना, इसको हम आगे यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोसीजर कि किस तरीके से हम, अगर हमें वेक्टर्स गिवन है तो हम कैसे पता करते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।